हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026, जिसको अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी कहते हैं। दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। रोजाना आपको टेस्ट देना है, ये सिलेबस है। ये देखिए, ये परीक्षा स्कीम है जिसमें से देखिए भाग 1 के अंदर हिंदी के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 3 के अंदर सस्य विज्ञान के 20 प्रश्न है। भाग 4 के अंदर दोस्तों उद्यानिकी के 20 प्रश्न और पशुपालन भाग 5, इसमें भी दोस्तों 20 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्नों का ये पेपर है वो रहने वाला है और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो मैं आज इसमें करवाने जा रहा हूं। कुल 300 अंकों का ये रहने वाला है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। ये भी आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 1। और सबसे पहले अपन दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, भूत प्लस ईश्वर की संधि करने का नया शब्द बनेगा, यानी कि संधि करने पर जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? भूत प्लस ईश्वर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूतेश्वर। भूतेश्वर, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और देखिए कथनों के संबंध में सही विकल्प को चुनना है। 2 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए, कुशल शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कुशल शब्द में दोस्तों कु उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कुपुत्र, कुमार्ग और कुरुति शब्दों में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है बुरा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का कथन है वो सत्य है। और यहाँ पर देखिए कुशल शब्द में को उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोनों कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, इनमें से यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? इनमें से यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देख सकते हैं आप माधुर्य, दैत्य, शौर्य और गांगे। दोस्तों इसमें देखिए माधुर्य, दैत्य और शौर्य, इन तीनों के अंदर दोस्तों यह प्रत्यय है वो लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर गांगे के अंदर दोस्तों ए प्रत्यय का प्रयोग है वो हुआ है, ए प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इसमें गंगा प्लस ए, ठीक है, गांगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में समास है और सूची सेकंड में विशेषता है। सूची फर्स्ट में समास है और सूची सेकंड में विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए अवयवी भाव समास। तो दोस्तों अवयवी भाव समास में क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसमें अवयवी भाव समास की जो विशेषता है इसमें होता है दोस्तों कि पूर्व खंड अवयव, यानी कि पूर्व खंड प्रधान, ठीक है, ये होता है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए जिस समास का पूर्व खंड है वो प्रधान हो वो दोस्तों अवयवी भाव समास है वो कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें उत्तर खंड प्रधान होता है। उत्तर खंड प्रधान होता है, यानी कि दूसरे का दूसरा, यानी कि जिस समास का उत्तर खंड प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। द्वंद्व समास दोस्तों, द्वंद्व समास यानी कि द्वंद्व समास में क्या होता है? तो दोनों खंड प्रधान। द्वंद्व समास में यानी कि जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो, देखिए हो, तो यहाँ पे तीसरा होगा इसका, जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। और बहुव्रीहि समास देखिए, जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो, ठीक है, वो होता है बहुव्रीहि समास। तीसरा ही अर्थ प्रदान होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास में।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 3 1। 4 2 3 1 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 2 3 1, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता है। हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर पता चल गया होगा, पहाड़, वानर और समुद्र। पहाड़, वानर, समुद्र, ठीक है, सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हरि शब्द है, हरि बोलते हैं दोस्तों, हाथी को भी बोलते हैं, विष्णु को भी बोलते हैं, पहाड़ को भी बोलते हैं, ठीक है, सिंह को भी बोलते हैं, इंद्र को भी बोलते हैं, शिव को भी बोलते हैं, कृष्ण को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे समुद्र है, समुद्र है। समुद्र को दोस्तों हरि के नाम से नहीं जाना जाता, यानी कि हरि का अर्थ है वो समुद्र नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में अग्नि पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये अग्नि पर्यायवाची है, तो ये अग्नि किसका पर्यायवाची है, तो आग का पर्यायवाची है, ठीक है, जिसको दोस्तों किस किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन कौन से अग्नि के पर्यायवाची है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें धूमकेतु बिल्कुल है, ठीक है, धूमकेतु है, ये अग्नि का क्या है, पर्यायवाची है। अब्र ये नहीं है, वासव ये भी नहीं है, कृषाणु, कृषाणु है, और पावक भी है। तो यहाँ पे धूमकेतु, कृषाणु और पावक ये तीनों है, ये दोस्तों क्या है, अग्नि के पर्यायवाची है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ए डी ई। ए डी ई अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए डी ई। कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। सही विलोम शब्द का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कटु का हो जाएगा दोस्तों कठोर। दोस्तों कटु का कठोर, ये दोस्तों यहाँ पर गलत दे रखा है, कटु का कठोर नहीं होता, कटु का तो मधुर होता है। निंदा का कोप, ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कृतज्ञ का कृतघ्न, ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों इसमें याद रखना है। कृतज्ञ का मतलब होता है कि जो उपकार को मानता हो, ठीक है, और कृतघ्न का मतलब होता है कि किए गए उपकार को न मानने वाला। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें शुद्ध शब्द अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैथिली शरण है, ये जो शब्द दे रखा है बी नंबर का ऑप्शन में, ये इसमें बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव हो सकता है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप बनेगा यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। इसलिए दोस्तों ये अशुद्ध वाक्य है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सत्य हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, वह घर को जा रहा है, वह घर को जा रहा है, ये क्या है दोस्तों, घर को जा रहा है। तो इसका शुद्ध रूप बन जाएगा दोस्तों, वह घर जा रहा है, घर को नहीं, वह घर जा रहा है। तो ये भी गलत हो गया, ये अशुद्ध वाक्य है। उसे रस्सी बांध कर ले गए, उसे रस्सी बांध कर ले गए। तो दोस्तों उसे रस्सी से बांध कर ले गए, तो ये भी दोस्तों इसमें से का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया। और देखिए यहाँ पे संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, संसद में कानून व्यवस्था पर क्या हुई, बहस हुई। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वाक्य है
संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये वाक्य दोस्तों इसमें शुद्ध है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, समूल से नष्ट करती है। तो दोस्तों समूल से नहीं, यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। तो यहाँ पे से का प्रयोग गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें एक ही शुद्ध वाक्य है और वो है सी नंबर का ऑप्शन। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में वाक्यांश और सूची सेकंड में सार्थक शब्द है। अब यहाँ पर देखिए, जंगल की आग, जंगल की आग को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको दावानल के नाम से बोला जाता है। कि इसको दावानल के नाम से बोला जाता है, यानी कि जंगल की भीषण आग। पेट की आग, पेट की आग को बोलते हैं दोस्तों जठरानल, जठरानल, ठीक है, जठरानल, यानी कि पेट है, पेट की भूख की आग, उसको बोलते हैं दोस्तों जठरानल, ठीक है। और खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? खाने की इच्छा को बोलते हैं दोस्तों बुभुक्षा। क्या बोलते हैं? बुभुक्षा बोलते हैं। और पक्षियों का कलरव, पक्षियों का कलरव है, ये दोस्तों वासित होता है। क्या होता है? वासित, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 3 4 1। 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी है। एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी है, तो वो है दोस्तों हिंदी विज्ञापन। क्या है? विज्ञापन है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो वो अर्थ है दोस्तों धाक जमाना। क्या होता है? धाक जमाना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धाक जमाना। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों भला बुरा कहना, भला बुरा कहना, ये दोस्तों खरी खोटी सुनाने का अर्थ है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, भला बुरा कहना, ठीक है, खरी खोटी सुनाने का अर्थ हो जाएगा। आगे देखिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ है। तो दोस्तों न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ है, तो दोस्तों इसमें भावार्थ हो जाएगा समस्या को जड़ से मिटाना, समस्या को जड़ से मिटाना। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति के 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 2 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 16 नंबर का प्रश्न है, अपने को कोट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, के एन दीक्षित बैराठ में उत्खनन से संबंधित है। के एन दीक्षित बैराठ में उत्खनन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। बैराठ से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, बैराठ से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। तीसरा है, देखिए, बैराठ में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, कथन ए और कथन ब। अपने को कूट भाषा में उत्तर देके बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गठियाला का शिलालेख, दोस्तों गठियाला का शिलालेख है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। यह शिलालेख प्रसिद्ध प्रतिहार शासक कोकोक ने उत्कीर्ण करवाया था, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अभी दोस्तों ये फड़ौदी में है गठियाला शिलालेख, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और ब दोनों सही है।
18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के अंत में 2 अधिकारियों को 7000 मनसब के पद पर पदोन्नत किया गया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के अंत में 2 अधिकारियों को 7000 का मनसब के पद पर पदोन्नत किया गया था। वो कौन थे, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि वो कौन थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो थे राजा मान सिंह और एक थे दोस्तों मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका, ये मुजफ्फर खान और टोडरमल ये नहीं थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों राजा मान सिंह और मिर्जा राजा अजीज कोका। ठीक है, इनको 7000 का मनसब प्रदान है वो किया गया था। यहाँ पर इसमें 1 और 3 कथन है वो क्या है, सत्य है। 1 और 3 कूट भाषा के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 सही है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। तो दोस्तों भील विद्रोह के कारण क्या थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं भील विद्रोह के कारण क्या थे। तो दोस्तों देखिए, भीलों को सेना में से निकालना, भीलों को सेना में से निकालना, अंग्रेजों की भील दमन नीति, अंग्रेजों की भील दमन नीति। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे वनों पर राज्य का अधिकार, वनों पर राज्य का अधिकार कर लिया गया। ठीक है, भीलों के रखवाली एवं बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त। तो दोस्तों ये सारे के सारे कारण हैं वो उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के प्रमुख कारण थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अपने को बताना है कि कौन किसका कार्य क्षेत्र है वो कौन सा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी का कार्य क्षेत्र था दोस्तों जयपुर। ठीक है, जयनारायण व्यास ये जोधपुर से संबंधित थे। चंदमहल बहेड़, ठीक है, ये बीकानेर से संबंधित थे। और माणक्यलाल वर्मा है ये मेवाड़ से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसमें 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करें। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सही क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बूंदी है वो सबसे पूर्व में आएगा, फिर अजमेर, फिर नागौर, फिर उदयपुर है वो पश्चिम की सीमा से सटा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बूंदी नंबर 1 पे आएगा, फिर उसके बाद में अजमेर ये नंबर 2 पे, फिर आएगा नागौर 3 पे और फिर आएगा उदयपुर 4 पे। यानी कि 1, 2, 4, 3 कौन से ऑप्शन में है वो ही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 बी नंबर के ऑप्शन में है ये अपना सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है। 3 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन है वो सत्य है। आगे देखिए, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। तो दोस्तों ये कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कथन है ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, इसमें जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों वहां पे ओसिया में रेत के टीलों का फैलाव है। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त तो हो ही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 इसमें दोनों सत्य है। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ पहाड़ियां है दूसरी तरफ पर्वतमाला, एक तरफ पहाड़ियां है दूसरी तरफ पर्वतमाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मालखेत की पहाड़ी है वो
कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मालकेत की पहाड़ी है, ये उत्तरी अरावली में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी अरावली में। और नागपानी की पहाड़ी है, वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये दक्षिणी अरावली में है। और बिलाली है, ये कहाँ पर है? तो ये बिलाली दोस्तों उत्तरी अरावली में है। और नागपाड़ है तो दोस्तों ये मध्य अरावली में, अजमेर में। तो यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बोलूं कि देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे पर्वतमाला के अंदर, लेकिन यहाँ पे अपने को कूट भाषा में 3 है, वो 2 बार देखने को मिलेगा सही उत्तर के अंदर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 2 3 1, 3 2 3 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 3 2 3 1। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, जलवायु प्रदेश संकेताक्षर कोपेन को सुमेलित कीजिए। जलवायु प्रदेश संकेताक्षर कोपेन को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपाद्र उपाद्र प्रकार की जो जलवायु है, ठीक है, इसका संकेताक्षर क्या है? इसको दोस्तों CWG के नाम से जानते हैं, CWG, ठीक है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ये। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो इसको दोस्तों BWHW के नाम से जाना जाता है, BWHW के नाम से जाना जाता है। और स्टेपी स्टेपी ये दोस्तों BSHW के नाम से दोस्तों जाना जाता है स्टेपी। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र को दोस्तों AW प्रकार की जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 3 2 1। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सही सुमेलित है। दोस्तों सही सुमेलित है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना। एक ही सही है इसमें। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इनसेप्टिसोल्स ये भीलवाड़ा और पाली जिले के अंदर ये मृदा है वो पाई जाती है, इनसेप्टिसोल्स मृदा, ठीक है, ठीक है। और ये जो एरिडिसोल्स है, ये यहाँ पर देखिए अजमेर और उदयपुर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। ये मृदा दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में मिलती है, ठीक है, शुष्क मृदा है। और ये जो अल्फी सोल्स मृदा है, ये अल्फी सोल्स मृदा है, ये दोस्तों उपजाऊ मृदा है। और ये जयपुर और अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा बीकानेर गंगानगर, ये गलत हो जाएगा। वर्टिसोल्स मृदा है, ये दोस्तों काली मृदा है, ठीक है। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में। यहाँ पे जोधपुर बाड़मेर दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लूनी बेसिन में सम्मिलित है? लूनी बेसिन में सम्मिलित है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिले दे रखे हैं जोधपुर, सिरोही और पाली। तो लूनी बेसिन के अंदर दोस्तों जोधपुर, सिरोही और पाली तीनों जिले हैं वो लूनी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ABC। ये पहला पेपर है इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये, ठीक है, 1 घंटे के आसपास हो सकता है। अगला जो पेपर होगा वो दोस्तों इससे थोड़ा सा कम समय होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समय है वो अपन कम करने की कोशिश है वो करेंगे। और आराध्य रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहें। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे अजमेर, अजमेर के अंदर दोस्तों कौन सी झील या सागर है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फाय सागर है, ये कहाँ पर है? ये अजमेर में। डूंगरपुर में दोस्तों गेब सागर झील। जोधपुर के अंदर दोस्तों क्या है? प्रताप सागर है। और जैसलमेर में दोस्तों भुज झील है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 3 4 1 2। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है दोस्तों इसमें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, यानी कि धौलपुर करौली अभ्यारण्य को। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत का 54वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया है इसको। नेक्स्ट आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में उगने वाली रबी
फसल का चयन कीजिए। रबी की फसल का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों रबी की फसल दोस्तों इसमें जौ है। कौन सी है, जौ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पशु है और सूची सेकंड में नस्ल है। यहाँ पर देखिए भेड़, दोस्तों भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों भेड़ की नस्ल है वो नाली है। कौन सी है, नाली है। और गोवंश की नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों गोवंश की है राठी। कौन सी है, राठी। ऊंट की नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों ऊंट की नस्ल है वो कौन सी है, तो वो है नाचना। कौन सी है, नाचना है, ये ऊंट की नस्ल है। और भैंस की नस्ल है वो दोस्तों मुर्रा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4-3-2-1। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है। गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है, तो दोस्तों ये किसके नाम है, तो ये दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर जो तोपे हैं उनके नाम है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं आप। देखिए गलत युग्म को चुनना है। एक तरफ जल राशि है, दूसरी तरफ स्थान या जिला दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेप सागर है, ये डूंगरपुर में है। सभी को पता होगा ये तो, बिल्कुल सही है। कायलाना झील है, ये जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी है, ये आबानेरी दौसा में है, बिल्कुल सही बात है। गडीसर बीकानेर गलत हो जाएगा। कहां पर है, तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर में है ये। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए अर्थूणा मंदिर है, वो कहां पर है दोस्तों, अर्थूणा मंदिर है ये बांसवाड़ा में है। यहाँ पर देखिए बाड़मेर दे रखा है, तो ये पहला ही गलत दे रखा है। कहां पर है ये, बांसवाड़ा में। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में है, विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है, और हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। ये तीनों सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाएं। दोस्तों त्योहारों को जमाना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे गणेश चतुर्थी है, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाद्रपद में मनाई जाती है। दीपावली है, ये दोस्तों कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, तो ये कार्तिक के महीने में मनाई जाती है दोस्तों ये। कृष्ण जन्माष्टमी है, ये दोस्तों ये भाद्रपद महीने में मनाई जाती है, लेकिन दोस्तों ये कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कृष्ण से कृष्ण याद रखना, ठीक है। और गणगौर है, ये गणगौर का जो त्योहार है ये दोस्तों चैत्र महीने के अंदर मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है। अब देखिए अगर अपन ये हिंदी वर्ष देखेंगे तो सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ष आएगा, चैत्र, ठीक है। फिर उसके बाद के अंदर दोस्तों ये देखिए कैसे याद रखना, कृष्ण जन्माष्टमी, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, तो क है यानी कि कृष्ण पहले आता है। कैसे याद रखना कि क पहले आएगा और स जो शुक्ल होता है वो दोस्तों बाद में आता है। वो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगा ये तो यहाँ पर 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है मित्रों। कोटा स्कूल के संबंध में अपने को चित्रकला से संबंधित ये प्रश्न है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। अब इसमें दो ही कथन है वो दोस्तों दे रखे हैं और अपने को बताना है कि दो में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति एवं वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति एवं वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया। दूसरा देखिए राजा उम्मेद सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण किया, तो दोस्तों संरक्षण दिया, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सही है। ए और ब दोनों सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और ब दोनों सही है।
36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है, सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र है तो दूसरी तरफ नृत्य है, तो अपने को ये बताना है कि कौन सा नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पर देखिए मारवाड़, दोस्तों मारवाड़ में कौन सा नृत्य है वो किया जाता है, आप सभी को दोस्तों यहाँ पर पता होगा कि मारवाड़ में कौन सा नृत्य है वो किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए जो डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों गेंदड़ नृत्य है वो किया जाता है, ठीक है। और ये जालोर के अंदर दोस्तों ढोल नृत्य किया जाता है, और अलवर भरतपुर के अंदर बम नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-4-1-2। 3-4-1-2 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वो ही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो दोस्तों ये लोकगीत है, ये महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय ये इंडोनी लोकगीत है, ये गाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है। जहूर खान किस लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है अलगोजा से संबंधित। किससे संबंधित है, अलगोजा वाद्य यंत्र से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, नहीं 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 नहीं, अलगोजा नहीं, अलगोजा वादक नहीं है दोस्तों ये। यहाँ पर जहूर खान ये दोस्तों बपंग वादक है, ठीक है। जहूर खान ये मेवाती है, ठीक है। जहूर खान मेवाती ये बपंग वादक है दोस्तों ये, ठीक है। बपंग वादक है ये आपको इसमें याद रखना है। जहूर खान मेवाती ये बपंग वादक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शरीर के वे हिस्से जहां आभूषण पहना जाता है, और सूची सेकंड में दोस्तों आभूषण दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पैर, तो दोस्तों पैर में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों पैर के अंदर लंगर आभूषण है वो पहना जाता है दोस्तों। पैर के अंदर लंगर आभूषण है वो पहना जाता है। और सिर के अंदर कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों सिर में बोरला आभूषण पहना जाता है। कौन सा, बोरला आभूषण है वो पहना जाता है। और गर्दन के अंदर दोस्तों आड़ आभूषण पहना जाता है, और कान के अंदर दोस्तों झेला आभूषण है वो पहना जाता है। यहाँ पर 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3-4-1-2। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ है दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं कि मतलब किसने किसकी कौन सी पुस्तक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो दोस्तों हेमकवि, हेमकवि के द्वारा दोस्तों कौन सा ग्रंथ है वो लिखा गया था। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो इसमें देखिए देखिए हेमकवि के द्वारा दोस्तों गुण भाषा का ग्रंथ है वो लिखा गया था, ठीक है। बिट्ठू सुजा, ये बिट्ठू सुजा है, बिट्ठू, ठीक है। बिट्ठू सुजा के द्वारा दोस्तों राव जयसिर और छंद ग्रंथ है वो लिखा गया। और वीर भाण के द्वारा दोस्तों, वीर भाण के द्वारा दोस्तों कौन सा ग्रंथ है वो राज रूपक, ये राज रूपक है, ठीक है। राज रूपक ग्रंथ है वो लिखा गया वीर भाण के द्वारा। और करणीदान के द्वारा दोस्तों सूरज प्रकाश ग्रंथ है वो लिखा गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2-1-4-3 हो जाएगा। 2-1-4-3 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2-1-4-3। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 3 के अंदर देखिए सस्य विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। सस्य विज्ञान से संबंधित, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और पेपर के अनुसार भी। 41 नंबर का प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों कौन सी भाषा का शब्द है ये, तो ये शब्द है दोस्तों लैटिन भाषा का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, लैटिन भाषा का शब्द है ये। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, सब्जियों में मुख्यतः कौन से तत्व की कमी पाई जाती है। सब्जियों में मुख्यतः कौन से तत्व की कमी पाई जाती है, तो दोस्तों इसमें वसा तत्व की है वो कमी पाई जाती है दोस्तों सब्जियों में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। देखिए सब्जियों और फलों के अंदर विटामिन और खनिज लवण की अधिकता है वो पाई जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए
ओस्टियोमलेशिया मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ये रोग है दोस्तों, ओस्टियोमलेशिया। ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण ये रोग होता है दोस्तों। इसमें हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन ए है वो किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बथुओं की पत्तियों में, बथुओं की बथुओं की पत्तियों के अंदर विटामिन ए है वो पाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट के अंदर उत्कृष्टता केंद्र दे रखे हैं और सूची सेकंड में स्थान दे रखे हैं, अपने को यहाँ पर सुमेलित करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र, नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र है वो दोस्तों कहां पर है? तो दोस्तों ये नानता कोटा के अंदर है। कहां पर है? नानता कोटा के अंदर, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है वो दोस्तों कहां पर है? तो दोस्तों ये देवड़ावास टोंक में है। कहां पर है? देवड़ावास टोंक में है ये अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आम उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर है? तो दोस्तों आम उत्कृष्टता केंद्र है ये खेमरी धौलपुर में है। कहां पर है? खेमरी धौलपुर में ये आम उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थित है। और देखिए यहाँ पे अनार, जैतून एवं ड्रैगन फल उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर है? तो ये हिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर ये दोस्तों स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 4 3 1, 2 4 3 1 कौन से ऑप्शन में है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे नहीं रखे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। 2 4 3 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पोषक तत्वों की उपलब्धता के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए पोषक तत्वों की उपलब्धता के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, किशमिश, खजूर, बिल्कुल सही है। किशमिश और खजूर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन है वो दोस्तों काजू, बादाम और अखरोट में पाया जाता है। वसा है वो दोस्तों अखरोट, बादाम और काजू में भी पाई जाती है। यहाँ पर देखिए विटामिन ए, दोस्तों विटामिन ए डी नंबर वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें देखिए विटामिन ए आंवला, गाजर, हरी मिर्च। तो यहाँ पर जो आंवला है ये विटामिन सी में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंवला है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और जो विटामिन ए है वो मैंने आपको बताया था दोस्तों, बथुओं की पत्तियों के अंदर सर्वाधिक विटामिन ए है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है? बताइए कौन सा एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंगूर, ठीक है। अंगूर है वो दोस्तों नॉन क्लाइमेट्रिक फल है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। एक होता है क्लाइमेट्रिक फल और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फल। जिनको दोस्तों ये जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है ये कृत्रिम रूप से नहीं पकाए जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरी हो गया, अनार हो गया, लीची हो गया, ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल की श्रेणी में आते हैं। और क्लाइमेट्रिक फल की श्रेणी में दोस्तों जैसे आम हो गया, केला हो गया, पपीता, अमरूद, चीकू, सेव, ये क्या होते हैं? ये क्लाइमेट्रिक फल होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें नॉन क्लाइमेट्रिक का पूछा है तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। अब अपने को दोस्तों ये बताना है कि कौन सी सब्जी का यानी कि खाने योग्य भाग के आधार पर दोस्तों अपने को सब्जियों का वर्गीकरण है वो किया गया है, मिलान करना है। दोस्तों हेड दोस्तों किसका खाने योग्य भाग है? तो वो है दोस्तों पत्ता गोभी का, ठीक है, पत्ता गोभी का। और कड है ये दोस्तों फूल गोभी का। और दोस्तों बल्ब दोस्तों किसका हो जाएगा? तो दोस्तों ये प्याज का हो जाएगा। और कलियां तो दोस्तों लहसुन की होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 4 1 3 2।
49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नर्सरी की मृदा में दीमक तथा भूमिगत कीटों से बचाव के लिए मिलाना चाहिए। नर्सरी की मृदा में दीमक तथा भूमिगत कीटों से बचाव के लिए मिलाना चाहिए, तो वो क्या मिलाना चाहिए? तो वो है दोस्तों क्लोर पायरिफॉस मिलाना चाहिए। क्लोर पायरिफॉस है वो मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मार्केट गार्डनिंग के फार्म बाजार से अधिकतम कितनी दूरी बाजार से अधिकतम कितनी दूरी होती है? मार्केट गार्डनिंग के फार्म बाजार से अधिकतम कितनी दूरी पर होते हैं? तो यहाँ पर इसमें अधिकतम दूरी है वो 20 से 25 किलोमीटर तक हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रोपण पद्धति में रोपण सघनता अधिकतम होती है? कौन सी रोपण पद्धति में रोपण सघनता अधिकतम होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है षटभुजाकार। कैसी होती है? षटभुजाकार। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा षटभुजाकार विधि। ठीक है, ये जो भुजाकार विधि के का प्रयोग है वो दोस्तों जो शहर के पास वाली जो खाली यानी कि सॉरी शहर के पास वाली जो महंगी जमीन होती है, ठीक है, उसमें ये उपयोग में है वो लाई जाती है। और इसमें दोस्तों वो वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे है वो अधिक लगाए जा सकते हैं षटभुजाकार विधि में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में यहाँ पर देखिए बेल, पपीता, आम और केला दे रखा है। दूसरे में दोस्तों यहाँ पर देखिए विनियर, कलम, बंधन, ये इनसे संबंधित नाम दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो बेल का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे चिप्पी कलिकायन, चिप्पी कलिकायन। पपीता का हो जाएगा दोस्तों इसमें बीज, और आम का हो जाएगा दोस्तों इसमें विनियर, कलम, बंधन, और केला का हो जाएगा दोस्तों तलवार, अंतः, बुस्तरी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 4 1 3, 2 4 1 3, एक इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से अफलन की समस्या को दूर करने का उपाय नहीं है। निम्नलिखित में से अफलन की समस्या को दूर करने का उपाय नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए गंधक के अम्ल का 0.1% का छिड़काव करना। गंधक के अम्ल का 0.1% का छिड़काव करना, ये दोस्तों अफलन की समस्या को दूर करने का उपाय है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी जड़ों की कटाई छटाई करना, छल्ले उतारना, पराग का फल वृक्ष लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पत्ता गोभी का प्रसंस्करण उत्पाद है। तो पत्ता गोभी का प्रसंस्करण उपचार कौन सा है? तो वो है दोस्तों साउर करोट, साउर करोट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से ऑक्सिन पादप हार्मोन का संश्लेषित स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से ऑक्सिन पादप हार्मोन का संश्लेषित स्रोत है वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टीबा है, 2,4-D है, ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे IAA ये नहीं है, ये IAA है, ये दोस्तों नहीं है। ये दोस्तों एक ऑक्सिन का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, और ये पादप के शीर्ष व जड़ में पाया जाता है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए व असत्य कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों इन कथनों को पढ़ना है और असत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए पपीते में नर फूल 24वीं पत्ती एवं मादा फूल 18 से 20वीं पत्ती पर आता है। पपीते में नर फूल 24वीं पत्ती एवं मादा फूल 18 से 20वीं पत्ती पर आता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए पपीते के उभयलिंगी पुष्पों में पुंकेसर नहीं होता, जबकि डिंब ग्रंथि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए पपीते में उभयलिंगी पुष्पों में पुंकेसर होता है, ठीक है, और डिंब ग्रंथि में भी होती है। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर नहीं है, वो इसमें गलत दे रखा, पुंकेसर नहीं होता, ये गलत है, होता है।
तो ये कथन इसलिए गलत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा, पपीते के मादा फूलों में पुंकेसर होता है और डिप ग्रंथि स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों डिप ग्रंथि है वो स्पष्ट दिखाई देती है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, पपीता पाला, तेज हवाएं एवं जलमग्नता के प्रति अत्यधिक सहनशील फल वृक्ष है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, पपीते में ओजस संतति प्राप्त करने हेतु सहोदर संगम अपनाई जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अब इसमें 1 और 5 है वो सही है, बाकी 2, 3, 4 है वो दोस्तों इसमें क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। अपने को असत्य कथन पूछा है, यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नींबू वर्गीय फलों की दैहिक विकृति येलो स्पॉट किसकी कमी से होती है? नींबू वर्गीय फलों की दैहिक विकृति येलो स्पॉट किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों ये होती है मोलिब्डेनम। दोस्तों मोलिब्डेनम। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, टमाटर की फसल का मुख्य रोग है, टमाटर की फसल का जो मुख्य रोग है वो कौन सा है? तो दोस्तों टमाटर की फसल का जो मुख्य रोग है वो है दोस्तों लीफ कर्ल। कौन सा है? लीफ कर्ल। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लीफ कर्ल। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किन दो औषधीय पौधों का परिवार लिलिएसी है? निम्नलिखित में से किन दो औषधीय पौधों का परिवार लिलिएसी है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों जो ये लिलिएसी है ये किन दो औषधीय पौधों का परिवार है? तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है सफेद मूसली और ग्वारफाटा का। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शैली का उद्यान नहीं है? मुगल शैली का उद्यान दोस्तों कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, पिंजौर गार्डन जो चंडीगढ़ में है, निशांत बाग जो श्रीनगर में है, राष्ट्रपति भवन गार्डन जो नई दिल्ली में है, ये तीनों के तीनों दोस्तों मुगल शैली का उद्यान है। लेकिन यहाँ पे बुद्ध जयंती गार्डन नई दिल्ली ये नहीं है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 4 पढ़ेंगे और भाग 4 के अंदर उद्यानिकी से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, बूंद बूंद सिंचाई विधि में लीटर या घंटे डिस्चार्ज रेट कितनी होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि में लीटर या घंटे डिस्चार्ज रेट कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? तो दोस्तों 1 से 8 लीटर प्रति घंटे, 1 से 8 लीटर प्रति घंटे। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गेहूं की पहली बोनी जीन किसने विकसित की? गेहूं की पहली बोनी जीन किसने विकसित की? तो दोस्तों किसने विकसित की? तो ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने दोस्तों गेहूं की पहली बोनी जीन है वो विकसित की। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है वो कौन सी है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो वो है जगन्नाथ और सतारी। कौन सा है? जगन्नाथ और सतारी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अब देखिए, गेहूं, गेहूं को दोस्तों किस नाम से भी जाना जाता है? इसको दोस्तों देखिए, क्लोडिनाफोफ पोपारल, ठीक है। और इसका मक्का का हो जाएगा दोस्तों इसमें टेम्बोट्रियोन, टेम्बोट्रियोन हो जाएगा मक्का का। और चने का हो जाएगा दोस्तों इसमें फ्लू क्लोरानिन। और चावल का हो जाएगा दोस्तों बायो पायरिबास सोडियम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4321, 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही।
65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धान की किस प्रजाति की सबसे अधिक उत्पादकता होती है? धान की किस प्रजाति की सबसे अधिक उत्पादकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जेपोनिका। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जेपोनिका। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूसा जॉइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? पूसा जॉइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? तो दोस्तों ये किस्म है बरसीम की। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बरसीम की। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है, तो दोस्तों ये मात्रा होती है कितनी? तो ये 20% से अधिक पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, MPM-H17 किसकी किस्म है? MPM-H17 किसकी किस्म है? तो दोस्तों ये किस्म है किसकी? तो ये बाजरे की किस्म है। किसकी? बाजरे की किस्म है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उचित और लाभकारी मूल्य का पालन किया जाता है? किस फसल के लिए दोस्तों उचित और लाभकारी मूल्य का पालन है वो किया जाता है? तो यहाँ पर इसमें देखिए, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, गन्ना। गन्ना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल बी आएगा, यानी कि ओनली बी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च विश्लेषण उर्वरक नहीं है। बताइए उच्च विश्लेषण उर्वरक है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अमोनियम फास्फेट, यूरिया, DAP, ये तीनों है वो दोस्तों उच्च विश्लेषण उर्वरक है वो नहीं है। सॉरी, उर्वरक है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट है, ये उच्च विश्लेषक है या उच्च विश्लेषण उर्वरक है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोहरी फसल। दोहरी फसल में क्या होता है? तो दोस्तों दोहरी फसल में एक वर्ष में एक क्रम में दो फसलें उगाना। एक वर्ष में एक क्रम में दो फसलें उगाना, वो होता है दोस्तों दोहरी फसल, यानी कि पहले का 4 हो जाएगा। अंतर फसल क्या होता है? तो दोस्तों अंतर फसल में हो जाएगा कि एक ही खेत में एक साथ दो या उससे अधिक फसलें उगाना, ये अंतर फसल कहलाता है। और दोस्तों मिश्रित फसल है वो क्या कहलाता है? तो मिश्रित फसल है वो कहलाता है बिना किसी अलग पंक्ति व्यवस्था के मोर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना। ठीक है, ये मिश्रित फसल की श्रेणी में आता है। और रेटून फसल बोलते हैं दोस्तों कटाई के बाद फसल की पुनर्वृद्धि की खेती, ये आता है दोस्तों रेटून फसल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4132। 4132 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 4132, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधि है। मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है कंटूर टेरेस, जिंक टेरेस, बेंच टेरेस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आर्जीमोना मैक्सिकाना किस खरपतवार का वानस्पतिक नाम है? आर्जीमोना मैक्सिकाना किस खरपतवार का वानस्पतिक नाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सत्यानाशी का। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सत्यानाशी का। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एमाइड उर्वरक नहीं है। एमाइड उर्वरक है वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूरिया है, यूरिया फास्फेट है, यूरिया सल्फेट है, लेकिन यहाँ पे अमोनियम सल्फेट है, ये दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से ट्राइकोडर्मा की प्रजाति है। निम्नलिखित में से ट्राइकोडर्मा की प्रजाति है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा की जो प्रजाति है वो कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक कार्य दिवस में देसी हल द्वारा कितनी भूमि की जुताई की जा सकती है? एक कार्य दिवस में देसी हल द्वारा कितनी भूमि की जुताई की जा सकती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 0.1 से 0.15 हेक्टेयर।
0.1 से 0.15 हेक्टेयर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पौधों में आनुवंशिक बोनेपन को दूर करने वाला हार्मोन है। पौधों में आनुवंशिक बोनेपन को दूर करने वाला हार्मोन है, तो वो हार्मोन कौन सा है? तो वो है जिब्रेलिन। कौन सा है? जिब्रेलिन। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से एक्स होस्टिव फसल है, एक्स होस्टिव फसल है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ज्वार, ज्वार है वो दोस्तों एक्स होस्टिव फसल है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, दुर्गापुरा सफेद व दुर्गापुरा जय किस फसल की किस्में हैं? दुर्गापुरा सफेद एवं दुर्गापुरा जय किस फसल की किस्में हैं? तो दोस्तों ये किसकी किस्में हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पे मैं किस्म की बात कर रहा हूं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये ग्वार की किस्म है। किसकी? ग्वार की किस्म है, दोनों की दोनों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सिल्ट का कणाकार होता है। दोस्तों सिल्ट का कणाकार है वो कितना होता है? सिल्ट का कणाकार होता है दोस्तों 0.02 से 0.002 mm, ये होता है सिल्ट का कणाकार। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, सिल्ट, क्ले, रेत, कंकर, ये इनके आपको दोस्तों कणाकार है वो याद रखने हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए, यहाँ पे अपन भाग 5 पढ़ रहे हैं और भाग 5 में पशुपालन से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 81 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों असत्य कथन है वो कौन सा है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राजस्थान में 10 पशु मेले का आयोजन है वो किया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में 10 पशु मेले का आयोजन है वो किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कार्तिक पशु मेला है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो कथन दे रखा है, ठीक है, ये कथन दोस्तों सबसे प्राचीन पशु मेला कार्तिक पशु मेला, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का बड़ा पशु मेला गोमती सागर पशु मेला है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है वो है कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर का। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेले है वो झालरापाटन झालावाड़ जिले में दोस्तों ये आयोजित है वो किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बी और सी दोनों के दोनों सत्य कथन है। 82 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पशु है तो दूसरी तरफ वयस्क नर है। देखिए, भेड़, भेड़ का जो वयस्क नर है वो कौन सा है? तो वो है रेम। ठीक है, भेड़ के वयस्क नर को क्या बोलते हैं? रेम बोलते हैं। और गाय के वयस्क नर को दोस्तों बुल बोलते हैं, बुल। ठीक है, बुल है, बुल। तो ये बुल पहला हो जाएगा। घोड़े के वयस्क नर को स्टालियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टालियन। और सूरी के वयस्क नर को दोस्तों बॉयर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बकरी के वयस्क मादा को कहते हैं, बकरी के वयस्क मादा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डोई। क्या बोलते हैं? डोई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, 1 वर्ष से अधिक उम्र की बच्चिया जो ब्याई नहीं हो वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? तो वो दोस्तों हीफर कहलाती है। क्या कहलाती है? हीफर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने को सीधा सा मैं बोलूं, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आमाशय का भाग ओमेजम ऊंट व लामा में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आमाशय का भाग एबोमेजम को सत्य पेट कहते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। रुमंथी पशुओं में पेट का सबसे बड़ा भाग है रेटिकुलम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और देखिए, आमाशय का भाग रेटिकुलम की आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 2 और 4, 1 2 और 4 कथन तो क्या है दोस्तों इसमें सही है। तीसरा इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है।
आगे देखिए यहाँ पे हे मैंकिंग विधि है, तो बताइए क्या है ये? हे मैंकिंग एक विधि है, तो ये विधि है दोस्तों चारे के परीक्षण की विधि है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कूट देखिए सुमेलित करना है। कूट 1 में दोस्तों भैंस की नस्ल दे रखी है और कूट सेकंड में संबंधित नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र है वो दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए नीली रावी, नीली रावी जो भैंस की नस्ल है इसका उत्पत्ति क्षेत्र है वो है दोस्तों पंजाब। कौन सा है? पंजाब है। और सुरती का हो जाएगा दोस्तों गुजरात, सुरती का क्या हो जाएगा? गुजरात। और बदावरी का हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, और मुर्रा का हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4-3-1-2। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए बकरी की किस नस्ल में नाक उभरा हुआ होता है जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहा जाता है? बकरी की किस नस्ल में नाक उभरा हुआ होता है जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल है वो कहा जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होता है दोस्तों बीटल के अंदर, ठीक है, बीटल के अंदर। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 89 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भेड़ की किस नस्ल में अधिक गर्मी व सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है किसमें? तो ये मारवाड़ी में पाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मारवाड़ी में। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ऊंट की किस नस्ल में पिन अस्थि अंदर की तरफ दबी हुई होती है? ऊंट की किस नस्ल में पिन अस्थि अंदर की तरफ दबी हुई होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेरी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीकानेरी। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ पशु है तो दूसरी तरफ नाड़ी दर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भैंस भैंस की जो नाड़ी दर है वो है दोस्तों 40 से 50 प्रति मिनट है, और बकरी की है दोस्तों 70 से 80 प्रति मिनट है, और कुक्कुट की हो जाएगी दोस्तों इसमें, कुक्कुट की कितनी है? तो वो है 200 से 400 प्रति मिनट है, और ऊंट का हो जाएगा दोस्तों इसमें 28 से 32 प्रति मिनट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पशु प्लेग का रोग कारक है, पशु प्लेग का जो रोग कारक है वो क्या है? तो वो है दोस्तों पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 93 नंबर का प्रश्न है गलघोटू रोग के बारे में असत्य कथन कौन सा है? गलघोटू रोग के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए यह रोग सर्द ऋतु में सामान्यतः होता है, सर्द ऋतु में सामान्य होता है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है, ठीक है। बाकी इसमें सारे के सारे कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों मुदुरेचक औषधि का उदाहरण है, मुदुरेचक औषधि का उदाहरण क्या है? तो वो है अरंडी का तेल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अरंडी का तेल। आगे देखिए सेफर का सूत्र है, ये सेफर का सूत्र है वो क्या है? तो दोस्तों इस सूत्र से अपन गाय व भैंस के शरीर का भार है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र है दोस्तों L/G²/300। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक तरफ अनुसंधान संस्थान है तो दूसरी तरफ है स्थान दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए भारतीय चारागाह है एवं चारा अनुसंधान संस्थान है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये झांसी यूपी के अंदर है। कहाँ पर है? झांसी यूपी में। केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये नहीं नहीं, ये देखिए यहाँ पे भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये देखिए कहाँ पर है? झांसी यूपी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये झांसी यूपी के अंदर है, और केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय मछली अनुसंधान संस्थान है वो है दोस्तों कहाँ पर? तो ये कोच्चि में है। कहाँ पर है? कोच्चि में। और राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कारिक संस्थान है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। और भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र है ये इज्जत नगर यूपी में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1 है 4-3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
97 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए खीस में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है जो नवजात बछड़े को प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खीस में दोस्तों आईजीए एंटीबॉडी है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में पशु है और सूची सेकंड में ढका हुआ क्षेत्र है। पशु प्रति पशु वर्ग फीट में ये यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। देखिए गाभिन गाय का दोस्तों, गाभिन गाय का होता है 100 से 120 वर्ग फुट, ठीक है। और बछड़ा और बछड़ी का होता है दोस्तों 15 से 20 फुट। और सांड का हो जाएगा दोस्तों इसमें 120 से 140 फुट और भैंस का हो जाएगा 25 से 35 फुट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 है 4 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए दोस्तों साहिवाल गाय गंगानगर व हनुमानगढ़ में पाई जाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। राठी गाय में शरीर का रंग सफेद व भूरे धब्बे युक्त चितकबरा होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अर्धचंद्राकार सिंह थारपारकर गाय में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। थारपारकर गाय में प्रति ब्यात औसत दूध 1600 से 2000 लीटर होता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 2 और 4 है वो दोस्तों क्या है? इसमें सत्य है 1 2 और 4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 4 सही है इसमें। आगे देखिए 20वीं पशुगणना वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पशुधन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 4.6% की दोस्तों इसमें वृद्धि हुई है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं उसका मॉडल पेपर मैंने आपको करवाया है। पेपर कैसा लगा कमेंट में आपको जरूर बताना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।